साधु थे जो कह रहे थे कि यहाँ हर हाल में सोना मिलेगा, जिन्होंने आज चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। ये स्वामी ओमी बाबा हैं, शोभन सरकार, जिन्होंने सपना देखा, जिन्होंने 1000 टन सोने का सपना देखा और उस सपने का पीछा कर रही है अब एएसआई। 2 दिन बाद खुदाई होने वाली है। उनके शिष्य थे। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि अगर सोना नहीं मिला तो, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने उनसे पूछा उन्नाव में, उन्होंने कहा आप काल्पनिक सवाल करते हैं, काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, हम साधु संत काल्पनिक दुनिया में नहीं जीते हैं। सवाल काल्पनिक है लेकिन सपनों से जुड़ा हुआ है, सपनों की दुनिया में जरूर जीते हैं और सपनों को सच भी मानते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वामी जी ने यह भी कहा, स्वामी ओमी बाबा ने, कि हमने 10 लाख रुपया कहा है कि इस स्वर्ण भंडार को खोजने में, उसकी सुरक्षा में 10 लाख रुपया जो सरकार को खर्च आएंगे, वो 10 लाख रुपया हम देने को तैयार हैं। जब स्वर्ण भंडार न मिले तो हमें वापस कर दिया जाए, हमारे पैसे जब्त किए जाए और उसी के बाद ये खुदाई होनी है। इन्हीं का दावा है। लेकिन अब इस दावे को किस ढंग से सरकार मुस्तैद हो गई इस दावे के बाद, और किस ढंग से एएसआई वहां कैंप लगाकर खुदाई की तैयारी कर रही है, हम वो बताएंगे, दिखाएंगे लगातार अगले 2 दिन तक। लेकिन उससे पहले जरा देखते हैं, जो केंद्रीय मंत्री वहां गए, मौके का मुआयना किया, शोभन सरकार से मिले, स्वामी से मिले, उन्होंने क्या कहा और कैसे उनसे साधु की मुलाकात के बाद उन्होंने राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से बातचीत कर ली। सुनिए जरा केंद्रीय मंत्री को। वो बाबा जी को पता लगा कि मैं शायद अच्छा महंत हूं, यानी मैं भी बाबा हो सकता हूं। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ ना कुछ अंदर है। अब उसकी खुदाई होगी, तब देखेंगे कितना सोना है और कितना चांदी है। कब तक खुदाई की? इतने ही मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं एक डाकिये की तरह उस बाबा जी की खबर को मैंने अपने मंत्रालय तक पहुंचाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे कहा कि मैं इस पर आप पर विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस जो गड़ा हुआ धन है उसको आप केंद्रीय जो भंडार है, केंद्र का राजस्व है, उस तक पहुंचा दोगे तो जो देश की हालत है उसमें सुधार हो जाएगी। आपने सुना, ये थे केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत। और साधु शोभन सरकार से मुलाकात के बाद इन्हें लगा कि सपने में सच्चाई हो सकती है, सपने में दम है। और आपने सुना जो बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा राहुल जी से बात की, सोनिया गांधी से बात की, वित्त मंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। इतनी मुस्तैदी आमतौर पर केंद्रीय मंत्रियों की आपने कभी नहीं देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, कि जितने भी जी हैं सरकार में, पार्टी हाईकमान से लेकर सरकार के मुखिया तक, सारे जी से इन्होंने बात की। और ये थे चरणदास महंत जी। इन्होंने सबसे बात कर ली क्योंकि इन्हें लगा कि सपने में सच्चाई है, सपने में दम है। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने भी रखा, एएसआई का काफिला वहां पहुंच गया। 2 दिन बाद खुदाई होने वाली है। सबको इंतजार होगा 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन बाद खुदाई होनी है, लेकिन अंजाम तक उस खुदाई को पहुंचना है दिवाली के पहले, क्योंकि स्वामी शोभन सरकार ने कहा है दिवाली 2013 से पहले वो भारत सरकार को स्वर्ण कोष मुहैया कराएंगे, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। बहुत मुझे लगता है थोड़ा रहस्यमय नहीं है, मतलब हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि एक दावा है, दावे के साथ अब दूसरा दावा है कि अगर बात गलत निकली तो हम अफवाह फैलाने की कार्रवाई हमारे खिलाफ की जाए। अब ये भी बात आज कही गई, तो हम यकीन करें कि परसों से जो खुदाई होगी और अगले 7-8-10 दिन में हम कुछ 1000 टन सोना देखने वाले हैं। देखिए जी, जहां तक सपनों की बात करें तो बहुत सारी साइंटिफिकली भी ऐसी चीजें हैं जहां पर, जैसे हम मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी ने जो रेडियम की खोज की वो स्वप्न में की। वो रेडियम की खोज करते करते सो गई और सुबह जब उठी तो उन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन लिख दी। इसी प्रकार से रामानुजन ने जो मैथ्स की थ्योरम्स लिखी वो गहन निद्रा की अवस्था में उन्होंने उन चीजों को देखा। नील बोर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की, अगस्त कैकुले ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, सपने में क्या फर्क है मैं थोड़ा सा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था उन्होंने स्वप्न में देखा। लेकिन एक साइंटिस्ट साइंस की बातें सपने में देखता है। एक क्रिकेटर क्रिकेट के मैदान में परफॉर्म करने की बात देखता है। मैं एक पत्रकार हूं, रात में सपना देख सकता हूं कि कल मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू कर लूं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री का। ये सपना देखना और एक संत का 1000 टन, इसी प्रकार से संत का एक धन का स्वप्न देखना, ये तो मुझे लगता है कभी पूरा होने वाला नहीं है। हालांकि पूरा हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। और अजीत जी, मैं मुझे पहले
पूरी बात कर लूं मैं। संत और जहां ने तक की यह बात सपना की, देखा है मेरे कि को उस राजा के आपसे एक आत्मा मिनट की चाहूंगा, मैं अपनी बात मुक्ति को पूरा का कर दूं। क्या है? संक्षिप्त आप भी सुन लेते हैं। हाँ जी जी बोलिए, आप बीच में आप नाराज हो रहे थे लगता है पुनीत जी। पुनीत जी बोलिए। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा है। संत ने यह सपना देखा कि उस राजा के आत्मा की मुक्ति का रास्ता कौन सा है। देखिए, राजा की आत्मा की मुक्ति का रास्ता कभी भी सोना नहीं हो सकता। हृदय ज्ञानान मुक्ति गीता में कहा गया है। पुनीत जी, गीता में कहा गया है हृदय ज्ञानान मुक्ति, सोने से कभी मुक्ति नहीं होती। जहां तक कि उन्होंने बात कही, अभी सर्वानंद जी ने भी बात कही, तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनसा युध्यचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जंगलों में जाके अगर आप संत होंगे तो पुनीत जी, संत ने स्पष्ट कहा है अपने स्वप्न में कि उस राजा ने मेरे गुरु के माध्यम से मुझे संपर्क किया पितृपक्ष के समय में कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब उस स्वर्ण कोष को जमीन से निकाल के आम जनता के हित में उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इस विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यही विषय रखा गया बात ये है। पुनीत जी, जो बात आप कह रहे हैं हो जाए तो बहुत अच्छा है, परंतु आप शास्त्रों को कैसे झुठला सकते हैं? शास्त्रों में मुक्ति का यह मार्ग बताया ही नहीं गया। चलिए, मुझे लगता है फिर हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मुक्त हो जाएगा कोई। ये सांसारिक वस्तु, अगर आपको पराया धन मिल भी जाए तो मिट्टी की ढेली की समान है, लेकिन आप उससे मुक्ति की बात कैसे करते हैं? ना तो नौमन तेल होगा, ना कभी विशालानंद जी, वो जो बात कर रहे हैं पराया धन को हासिल करने की बात कर रहे हैं, देश के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने, उन संत ने, शोभन सरकार ने ये कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में ये धन 1000 टन सोना, या चिट्ठी में 2500 टन कहा गया, ये देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगा, ये बात कही है। हम एक बार फिर से चलते हैं। डीके तिवारी जी हमारे साथ हैं, लखनऊ से प्रोफेसर है। तिवारी जी, बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राजा राव बख्श सिंह का वो किला है, उस किले में मंदिर भी है, उस किले कई एकड़ में फैले हुए किले की जमीन के नीचे कहा जा रहा है सोना है। जरा चूंकि आपने पहले फिर कहा था राजा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा उनके रजवाड़े और उनकी रियासत और उनकी हैसियत के बारे में एक बार फिर समझना चाहेंगे। बहुत सारे नए दर्शक हैं। उस समय में पौने 200 साल पहले अगर राजे रजवाड़ों की हैसियत देखें हम, ग्वालियर का राजघराना, जोधपुर का राजघराना, जयपुर का राजघराना, हैदराबाद का निजाम, ऐसे तमाम बड़े राजघराने थे जिसमें हैदराबाद के निजाम के पास सबसे अधिक कहा जाता है कि सोना और हीरा जेवरात थे। लेकिन क्या उन्नाव के राजघराने के पास 1000 टन सोना, जो शायद निजाम के पास भी नहीं था, ये मुमकिन है? हमारी दृष्टि से देखिए, हमने सपना नहीं देखा, कुछ किताबें देखी हैं। कभी मौका मिला था तो नौबिया खेड़ा का वो टीला भी देखा है। तो हमने जो देखा है, आंखें खोल करके किताबों में पढ़ा है, उसके हिसाब से हमको कदापि नहीं लगता कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी राम बख्श सिंह की रही होगी। और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ने वहां पर, डिप्टी कलेक्टर ने उनकी फांसी के बाद उनके संपत्ति की चल संपत्ति का ब्यौरा भी बनाया था उनके किले में जा करके। तो कुल उसने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो 2346 रुपया 5 आने का प्रस्तुत किया है चल संपत्ति का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी फांसी के बाद उनकी सारी संपत्ति को अपने वफादारों में बांट दिया था। तो इस तरह से वहां पर कोई ऐसा नहीं मिलता। और एक रिजली नाम का आदमी है जो 1858 में अंग्रेजों के उस संघर्ष के बाद, अंग्रेज जहां कहीं भी लड़ाई करते थे किले में लूटपाट करते थे। तो जब अंग्रेजी सेना उनके किले में घुसी तो उनको क्या मिला, उसने उसको बताया है, विवरण दिया है कि वहां पे चावल मिला, आटा मिला, दाल मिला और कुछ भारतीयों के कपड़े मिले जो यूनानी सैनिकों के लिए या यूनानी लोगों के लिए तो कभी इसका मतलब उस तरह के किसी खजाने का या राजा के इतने बड़े खजाने का कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। दर्शकों को फिर से बता दें कि उन्नाव के उस गांव में और आसपास के इलाकों में जहां कहा जा रहा है कि खजाना दबा हो सकता है, वो बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, मेले जैसी स्थिति है, आसपास के गांव के लोग आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि अगर उनके गांव, उनके इलाके में 1000 टन या 2500 टन सोना दबा है, सोना अगर निकलता है, उनकी जिंदगी संवर जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। और आपको बता दें, देश के अलग अलग शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में जो लोग उस गांव के काम कर रहे थे, उनमें से भी कुछ युवा अपने गांव में लौटे। उन सबको इंतजार है साधु के सपने का, के सच होने का। अखिलेश, मेरा सवाल स्वामी सर्बानंद सरस्वती जी आपसे है कि क्या इसे वाकई सपना ही माना जाए या ये आत्म साक्षात्कार के तौर पे इसे देखें, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि शोभन सरकार को सिर्फ अनुभूति हुई हो।
हाँ बिल्कुल, ये अखिलेश मैं कहता हूँ उनको एक अनुभूति हुई, स्वप्न इसको मैं नहीं मानता हूँ। और संत की अनुभूति क्या कर रही है कि एक मृत आत्मा के उद्धार की भी बात कर रही है, मोक्ष की भी बात कर रही है। तो संत तो हमेशा परोपकारी होते हैं, पर कार्यम साधनोति साधु। उसी तरह से हमारे भारत सरकार की, जो हमारे भारत की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये धन वहां पर लगना चाहिए। तो मैं सोचता हूं, मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी में, बिल्कुल सकारात्मक में जाता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि शोभन सरकार का ये जो अनुभूति है वो निश्चित ही साकार रूप में आ जाए और निश्चित ही बदल जाए, तो निश्चित है देश की कायाकल्प हो जाएगी। स्वामी विशालानंद जी, आपसे मेरा सवाल है, कम से कम एक इसको सकारात्मक तरीके से आप क्यों नहीं ले रहे हैं कि हो सकता है इसी बहाने कुछ देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए? नहीं, अगर देखिए मिल जाता है तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। परंतु संत जो है वो इस प्रकार के स्वप्न नहीं देखा करते। ये जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें हमें कही गई, इस प्रकार के बहुत सारे अनुभूतियां हैं जो लोगों को हुई हैं इस प्रकार से और वो सार्थक हुई हैं। परंतु एक संत की अगर हम बात करें कि संतों ने ऐसा कहा, और मेरा सवाल आपसे है, सरकार को बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहले शायद ही आपने देखा हो, देखिए ये ना सरकार जितनी गंभीरता, अखिलेश जी, ये सरकार को उम्मीद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि अगर नहीं मिला तो सारा का सारा संत समाज बदनाम हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखते? मैं सर्वानंद जी से भी यही कहूंगा, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, परंतु अगर नहीं हुआ तो सारा संत समाज बदनाम होता है। ये सवाल अंधविश्वास, ये सवाल अंधश्रद्धा है, ये सवाल हम सर्वानंद जी से करते हैं। सर्वानंद जी, एक सवाल तो आएगा कि अगर जितना सोना कहा जा रहा है 1000 टन सोना, अगर ये सोना नहीं मिला, जिसका एक टाइमलाइन भी है कि 2013 के दिवाली से पहले, इसका मतलब अगले 18-20 दिन के भीतर 3 या 4 नवंबर को अगर दिवाली है, तो उसके पहले अगर नहीं मिला तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल तो होगा कि जिन शोभन सरकार को इतने बड़े संत के रूप में लोग मानते थे, उनके बारे में जो आस्था है, जो भी उनकी अब तक की जो कमाई हुई आस्था या भक्तों के बीच उनकी छवि है, सब 1 मिनट में मिट्टी में मिलेगी या नहीं मिलेगी? अजीत जी, बहुत अच्छे आपने बात कही। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं आपको कि हमारे यहाँ सैनिक जो है सीमा की रक्षा करता हो, अपनी जान दे देता है, और जो संत होता है, सन्यासी होता है, वो संस्कृति की रक्षा करता है। तो हम इस बात पे जा रहे हैं कि एक सन्यासी ने इस तरह की एक अनुभूति पैदा की, उसके अंदर आई कि एक मृत आत्मा का मोक्ष हो जाए और भारत सरकार का उद्धार हो जाए। इस अनुभूति अच्छा, एक चीज बताइए, आप शोभन सरकार को जानते हैं? सर्वानंद जी, आप शोभन सरकार को जानते हैं? नहीं, मैंने नहीं मिला अभी तक। तो बिना जाने उनके सपने को आप सच कैसे माने, जरा समझना चाहूंगा आपसे। नहीं, मैं उनके सपने को सच नहीं कह रहा हूं। एक ऐसा जो विरक्त संत है, जो गंगा किनारे है, अगर उसने ऐसी कोई अनुभूति उसको हुई है, तो भारत सरकार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन डीके तिवारी साहब, आपसे आखिरी सवाल है, चूंकि आप प्रोफेसर हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लखनऊ विश्वविद्यालय में, अभी वहां पर जो एसआई की टीम गई, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? कोई चुनौती नहीं होगी। उन्होंने अपने विभाग के आदेश पे वहां पे कैंप लगाया है, उनको वाटर लेवल तक एक्सकैवेशन करना है, सरकार से उनको पैसा और अनुमति प्राप्त है। 10-15 दिन में नॉर्मली हम लोग 10 सेंटीमीटर प्रतिदिन एक्सकैवेशन कर लेते हैं गहराई में, क्योंकि वहां पे सिंगल कल्चर साइट है, नीचे सब बालू का जमाव है, तो थोड़ा तेजी से एक्सकैवेशन होगा, फिर भी 1 आध महीना लगेगा। 1 महीने के बाद जब पानी के स्तर तक वो पहुंच जाएंगे, बगल में गंगा नदी बहती है, 8 मीटर की गहराई तक जाते जाते पानी आ जाएगा। सर, वक्त इतना ही है, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।